मेरा तो कहना ये है कि आप लोगों के लिए शायद कहा गया है कि याद माजी अजाब है यारब। वो कहते हैं ना टका टोकरी होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा अगले चंद साल के अंदर। आपने वो चार्ज नया बना के उसमें आपने ऐड करके और आपने फैसला भी सुना दिया। है की गल हुई भाई। आइन को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका, उनमें से कभी किसी को सजा नहीं हुई। तो क्वीन उसको कहती है नॉलेज इज नॉट पावर, पावर इज पावर। लोग आपकी तरह के, हमारी तरह के, ये बहुत सारे और सेन लोग इस चीज को जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये क्या चीज है। लाखों डॉलर जो उस वक्त फ्री में दिए कि आप लोगों को तनख्वाह देते रहें, आप किसी तरह के काम चलाते रहें। सुबह सुबह अमेरिका से आज के वीकेंड शो में एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों को मेरा सलाम और तमाम सहेलियों को मेरा आदाब। आज के वीकेंड शो में एक दफ़ा फिर आपका स्वागत करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ शामिल मगज़मारी हैं एक दफ़ा फिर से डॉक्टर फरजान अरशद। डॉक्टर साहबा आपका भी स्वागत। तो हर वीकेंड की तरह एक दफ़ा फिर दो चुभते हुए टॉपिक्स जिनको हमने शामिल गुफ्तगू करना है। एक टॉपिक वो जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी ज़िंदगी से है और एक टॉपिक वो जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी अमेरिकन ज़िंदगी से है। तो पहले उस टॉपिक पे जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी ज़िंदगी से है, क्या वो है सिलेक्टिव जस्टिस का। तो वही काम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर नवाज शरीफ ने किया तो उसके लिए रिएक्शन कुछ और था, उसके लिए सजा कुछ और थी। वही काम हमारे खान साहब करेंगे तो उसके लिए कुछ और होगी। वही काम कोई जनरल करेगा तो उसके लिए कोई और होगी। वही काम साकिब निसार करेगा तो उसके लिए कुछ और होगी। तो सिलेक्टिव जस्टिस के कहीं वो चीज इंप्लीमेंट की जाती है, कहीं वो कानून इंप्लीमेंट होता है, कहीं पे वो कानून इंप्लीमेंट नहीं होता। तो ये वो एक टॉपिक था जिसके ऊपर आपकी इनपुट भी चाहिए। आर्गुमेंट दिए जाते हैं सिलेक्टिव जस्टिस के लिए कि जी कुछ तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। हालांकि वो ये नहीं समझते ये जो आर्गुमेंट आप हमें दे रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट का आर्गुमेंट दे रहे हैं या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आर्गुमेंट दे रहे हैं या कि एक एफिशिएंट गवर्नेंस का जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, उससे लोगों की जिंदगियों पे, लोगों की साइकी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने सिलेक्टिव जस्टिस होते हुए बड़े करीब से देखा, आपने उसको डिस्कस भी किया, आपने एनालाइज भी किया टीवी प्रोग्राम्स में, अपनी राइटिंग्स में। तो आपने सिलेक्टिव जस्टिस को किस तरह से लोगों की जिंदगी तब्दील करते हुए देखा। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक तो आई थिंक आप बड़े जबरदस्त टॉपिक सिलेक्ट करते हैं एंड दे आर वेरी रेलेवेंट टू द एवरी पाकिस्तानी। ये सिलेक्टिव जस्टिस की जहां तक बात है, मैं ये अर्ज करना चाहूंगी कि देखिए पाकिस्तान में सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज सीएसएस के पेपर होते हैं और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड है। पाकिस्तान में जुडिशियल जो स्ट्रक्चर है उसकी कोई बड़ी फाउंडेशन नहीं है उसको बनाने के हवाले से। तो उसमें आपने देखा होगा नॉमिनेशंस के ऊपर चलते रहे हैं और अभी भी वकला बॉडीज की जानिब से नॉमिनेशंस आती हैं और उस तरीके से जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके जजेस की अपॉइंटमेंट फिर जुडिशियल कमीशन के जरिए से अल्टीमेटली होती है। तो ये मैं तो सबसे पहले तो इनकी इस जो स्ट्रक्चर है जिसके जरिए से जजेस आते हैं उसके ऊपर मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं। दूसरी बात, चूंकि वक्त की कमी होती है तो क्विकली टच करना चाहूंगी चंद एक मेन रूट चीजों को जो कि पाकिस्तान के जुडिशियल स्ट्रक्चर को सिलेक्टिव नहीं बल्कि मैं कहती हूँ टोटली है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्ट से हम देखें पाकिस्तान में, देखें हर चीज डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं हर मुल्क में एक सिस्टम जो है ना ऊपर से नीचे तक ट्रिकल डाउन करता है। तो पाकिस्तान में जो किलिंग ऑफ जस्टिस है या मर्डर ऑफ जस्टिस है वो शुरू होता है जस्टिस मुनीर के 1953 से ऑनवर्ड्स। अगर आप देखें तो जिस तरीके से हुकूमतों को बदलने के लिए उन्होंने जो पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, पावर स्ट्रक्चर चूंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में पहले दिन से लेकर आज तक मसलसल उनके पास है, तो उनके हाथों में जजेस ने प्ले किया है, उनके कहने के ऊपर फैसले किए हैं। तो जस्टिस मुनीर से अगर आप स्टार्ट करें, वो जो असेंबली की सिंध असेंबली को डिसॉल्व करने के हवाले से था, तो उससे ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर सारे फैसले, बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट के, वो हमें नजर आते हैं कि किसी न किसी के कहने के ऊपर हुए। मैं इसमें चंद एक फैसलों का हवाला दूंगी। फॉर एग्जाम्पल जुल्फिकार अली भुट्टो जो केस है, जुल्फिकार अली भुट्टो केस बिल्कुल एक किलिंग ऑफ जस्टिस था। एक वो फैसला था जो जनजिया और उसके हवारियों ने करवाया और एक लीडरशिप को रास्ते से हटाना था। रास्ते से पहले प्राइम मिनिस्टर की सीट से डी सीट किया गया, उसके बाद अल्टीमेटली उनको एक जुडिशियल प्रोसीजर के जरिए से, अब जो कि मोर कॉमनली नोन एज जुडिशियल मर्डर, उनकी एग्जीक्यूशन कर दी गई। तो ये वाली चीज अगर आप ऑनवर्ड स्टेप बाय स्टेप तमाम हुकूमतों के गिरने के पीछे देखें तो मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट साथ खड़ी हो जाती है, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या जर्नली माइंडसेट के साथ खड़ी हो जाती है। और इसके असरात डॉक्टर साहब देखें, इस चीज के असरात किस तरीके से एक आम पाकिस्तानी ने, वहां पे तकरीबन 24-25 करोड़ लोग रहते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ना आ सकी हुकूमतों में, जिसकी वजह से किसी किस्म का वो जो कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी, इसकी बड़ी वजह एक और भी ये है डॉक्टर साहब
कि जजेस जो हैं, आला अदलिया के जजेस क्यों हर जर्नैल के साथ जाके बैठ जाते हैं? इसलिए बैठ जाते हैं कि कभी इनमें से किसी को सजा ही नहीं हुई, कभी इनमें से कोई तरीके से बाद में फैसले गलत साबित होने के बावजूद कानून की पकड़ में नहीं आया। अभी रिसेंट मोस्ट देखें, 2017 जुलाई में नवाज शरीफ को डी-सीट कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर की सीट से, तो इट वाज अ मॉकरी ऑफ जस्टिस। किस तरीके से वो जस्टिस खोसा का बयान था कि ये सिसिलियन माफिया के तौर पे एक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। तो कभी किसी ने देखा पाकिस्तान के अंदर जजेस किस तरीके से एक्ट करते हैं? मतलब ये कि ये फिक्रा किसने उसके मुंह में डाला था? मतलब मैं अगर सिर्फ चंद एक केसेस के हवाले से मैंने जिस तरह कहा है मैं बात करूंगी, तो ये पनामा केस जो था वो कोई केस उसके कुछ सिर पैर कभी किसी की समझ में आया? मैं समझती हूँ कोई पीटीआई के सपोर्टर से पूछ लें कि वो क्या केस था, तो वो कुछ नहीं बता सकेगा आपको, क्योंकि वो केस कोई था ही नहीं। और अल्टीमेटली पनामा की एक पिटीशन जाती है और कामा के ऊपर फैसला देके आप 24 करोड़ अवाम के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डी-सीट कर देते हैं। तो ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एक इंडिविजुअल का नाम नहीं है डॉक्टर साहब। आप जानते हैं जब इस तरह गवर्नमेंट टूटती है तो किस तरीके से मुआशरे के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, पॉलिसीज का रिवर्सल आपको नजर आता है। आप देखें जो सी पैक था, जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के आने के हवाले से मैं समझती हूँ कि तारीख का सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ हवालों से एनर्जी सेक्टर में और बहुत से दूसरे शोबों में आ रही थी। तो किस तरीके से हमें वो कहते हैं ना टका टोकरी होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा अगले चंद साल के अंदर। सीपैक के नाम की कोई चीज पाकिस्तान में नहीं रही उस तरीके से जिस तरीके से उसकी चल रही थी। उसके इम्पैक्ट जाहिर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब स्ट्रांग होती है तो माइक्रो लेवल के ऊपर उसके असरात आते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से बाद में चीजें जो है वो एकदम नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आती हैं। तो ये सिलेक्टिव जस्टिस के हवाले से जो बात है, इसमें मैं ये समझती हूँ कि एक तो इसको अगर सही करना है, इसके ऊपर भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन होना चाहिए जिसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए, और वो उसके जरिए से आपकी तमाम हाई कोर्ट्स के और तमाम जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। जाहिर है हाई कोर्ट से फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जजेस जाते हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी उसी तरीके से डिटर्मिन होगी। तो कम से कम उनकी सिलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नंबर 2, जुडिशरी का भी उसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिस तरीके से आप प्राइम मिनिस्टर्स को कटहरे में खड़े करते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स को खड़े करते हैं, खड़े करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके ऊपर अपनी मर्जी के फैसले, वो फैसले जो कि पाकिस्तान के अंदर पिंडी बॉयज हम उनको कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पावरफुल जनरल्स जिस तरीके से फैसला चाहते हैं वो हो जाता है। और पाकिस्तान के पावरफुल जनरल्स में से जिन्होंने बार बार आइन को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका, उनमें से कभी किसी को सजा नहीं हुई। मुशर्रफ को होने के चांसेस थे, मुशर्रफ के ऊपर जिस गवर्नमेंट ने केस किया गवर्नमेंट उठा के फेंक दी गई, और मुशर्रफ अल्टीमेटली बगैर सजा के ही, आपको पता है सजा के बगैर का मतलब ये है किसी पकड़ में नहीं आए, और वो खैर अल्लाह ताला की पकड़ में चले गए। और इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी आप भी प्लीज अपनी राय दें। मैं तो कहना ये है कि आप लोगों के लिए शायद कहा गया कि याद माजी अजाब है यारब, कि आपको निस्यान क्यों नहीं हो जाता, आपकी यादाश्त खो क्यों नहीं जाती आप हिस्ट्री से वो एग्जाम्पल्स और वो एविडेंस निकाल के लोगों के सामने रखती हैं जिससे लोगों के कॉन्शियस है उसको सोते से जगाती हैं, झंझोड़ती हैं, और ये चीज ठीक नहीं है। लोगों के कॉन्शियस को सोता रहने दें। मैं उसको जो पर्सपेक्टिव दूंगा हिस्ट्री को, तो आपने तो फैक्चुअल बात कर दी जिसको कोई झुटला भी नहीं सकता। मैं बात करूँ सोशल जो उसका इम्पैक्ट है। सोशल इम्पैक्ट जो इस किस्म के सिलेक्टिव जस्टिस का होता है उसमें ये होता है कि रूल ऑफ लॉ है वो टोटली इरोड हो जाता है। कि रूल ऑफ लॉ में लोगों का ट्रस्ट, जो पब्लिक का ट्रस्ट होता है कि मेरे साथ कल को कोई मुश्किल पेश आई तो कानून मेरे साथ होगा या इंसाफ मेरे साथ होगा, वो खत्म हो जाता है। कि उनको पता है यार अगर फलां पावरफुल के सामने मेरी बात गई तो मेरा वहां पे कोई सुनवाई नहीं होगी, वहां पे मेरे साथ कोई जस्टिस नहीं होगा। लेकिन अगर किसी गरीब के सामने वही चीज लाई गई तो वो पकड़ के अंदर हुई। इसमें आप तो हजारों एग्जाम्पल इंडिविजुअल भी हैं, पर्सनल भी हैं लोगों की जिसमें इस किस्म की सिलेक्टिव जस्टिस अनफॉर्चुनेटली। आज ही एक लॉ था वो मैं पढ़ रहा था, उसमें किसी को कत्ल के इल्जाम में अंदर किया था तो वो बात चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, लेकिन वो बरी करने से पहले यंग मैन 22 साल अंदर रह चुका है। ये है वो सिलेक्टिव जस्टिस। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर किसी पावरफुल आदमी के साथ वो इस किस्म का कोई इल्जाम होता तो उसको 22 साल न लगते, वो शायद 22 महीने में या 2 महीने में या 4 महीने में 6 महीने में उसका केस चल जाता। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आती है कि ये सिलेक्टिव जस्टिस नहीं तो और क्या है कि हर जो अपील है, हर जो सुनवाई है जो पीटीआई की तरफ से स्पेशली आती है वो सीधी या हाई कोर्ट में चली जाती है या सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। और वहां से, और स्पेशली अगर आपने देखा हो पिछली गवर्नमेंट के दौरान केसेस होते थे वो तो सुओ मोटो के ऊपर सीधे सीधे आ जाते थे। उसमें सुनवाई वो दरमियान वाले सारे स्टेप्स जो हैं वो सेशंस कोर्ट के, हाई कोर्ट के और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के, वो तो सारे के सारे एक साइड पे वो तुरंत जो है वो फैसले होते थे। ये किस किस्म का फैसला है कि जिसमें आप सोशल इनइक्वालिटी को आप स्टैब्लिश कर देते हैं लोगों की साइकी में
कि जी ये आप चूंकि आप इमरान खान नहीं हैं, आप जनरल नहीं हैं, आप किसी पावर में नहीं हैं, तो आपको सारे प्रोसेस से होके आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास वो अप्रोच है, देन यू कैन गेट क्विकर जस्टिस। और उसके ऊपर फिर उसका कानून भी आपने उसकी एग्जाम्पल दी। कानून अगर वो कहता है कि आपने जो एक्यूजेशंस लगाई गई हैं, जो चार्जशीट है, उसके ऊपर रहना है, नहीं उसके ऊपर नहीं रहना, आपने शुरू करना है पनामा से, करप्शन से, और अकामा के ऊपर आपने जाकर एंड करना है। हालांकि कोई लीगल प्रोसेस ऐसा नहीं होता जिसमें जिस चार्ज को उस लिस्ट में नहीं है, उस एफआईआर में नहीं है, आपने वो चार्ज नया बना के उसमें आपने ऐड करके और आपने फैसला भी सुना दिया। एक ही गल हुई भाई। तो इस किस्म की जो सिलेक्टिव जस्टिस है, वहां पे ये तो हो गई ना सिर्फ पॉलिटिकल अरीना में। जो अगर आप देखिए रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ जो चीजें होती है सिलेक्टिव जस्टिस कि जो जैसे हमने पिछले वीक भी गुफ्तगू की थी ब्लास्फेमी के ऊपर, तो ब्लास्फेमी का जो लॉ है वो माइनॉरिटीज के लिए क्यों है? जो मुसलमान सुबह शाम जो है वो उनकी माँ बहन ये करते हैं, उनके ऊपर क्यों वो ब्लास्फेमी लॉस अप्लाई नहीं होते कि आपने उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, जो माइनॉरिटीज के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, चाहे वो अहमदी हों, चाहे वो ईसाई हों या चाहे हिंदू हों, आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद का वहां पे इंसिडेंट हुआ था इंडिया में, विच इज कंडेमनेबल, कि वो कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको आप कंडेम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आपने मंदिरों से मिलती जुलती जितनी बिल्डिंगें थी, चाहे वो स्कूलों की बिल्डिंग्स हों, लाहौर में मुझे याद है वो सारी की सारी बिल्डिंग्स तबाह कर दी, क्योंकि आपने वो सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ मोरालिटी, सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रिलीजियस एडिक्ट्स आपने अपने ऊपर नाफिज नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों के ऊपर आपने वो अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और एक और एंगल के द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड पावर। नवाज शरीफ के पास बेइंतहा पैसा है, जरदारी के पास बेइंतहा पैसा है, लेकिन उसके बावजूद ये अंदर रहे हैं। जरदारी 14 साल अंदर रहा है, 11 साल आई थिंक वो अंदर रहा है। नवाज शरीफ मल्टीपल टाइम अंदर रहा, उसके बहन भाई सारी फैमिली उसकी अंदर रही है बार बार। तो पैसा भी उनको नहीं बचा सका। किस चीज ने बचाया? वो मुझे इसमें वो एक स्टोरी याद आती है, शायद आपको मैंने एक दफा पहले भी उसकी एग्जांपल दी थी, गेम ऑफ थ्रोन्स की। गेम ऑफ थ्रोन में एक बड़ा कनिंग कैरेक्टर है, उसको वो लिटिल फिंगर कहते हैं। वो कहता है उसने क्वीन का कोई हैंकी फैंकी उसने रिकॉर्ड कर ली, नोट कर ली, और वो क्वीन को ब्लैकमेल कर रहा है, आई नो थिंग्स बिकॉज नॉलेज इज पावर। तो क्वीन को समझ में आ जाती है कि इसने मेरी हैंकी पैंकी कहीं देख ली है, तो वो कहती है कि गार्ड्स कैच हिम, किल हिम। वो गार्ड्स ने उसी वक्त पकड़ के तो तलवार रख दी उसकी गर्दन पे। तो वो डर गया कि ये क्या बात हुई। तो क्वीन उसको कहती है नॉलेज इज नॉट पावर, पावर इज पावर। दैट्स द डिफरेंस। आप ये भूल जाओ कि नॉलेज पावर था, पावर इज पावर। जो आपने देखो टाइम एंड अगेन कि मनी, नॉलेज इज नो पावर, ओनली पावर इज पावर। पावर जो है वो गन में होती है। उनको उनका असर रसूख या उनकी वेल्थ भी नहीं बचा सकी और वो मल्टीपल टाइम जेल्स में रहे। मैं कहती हूँ कि उनका मुकाबला जो था, एक नहते आदमी का और एक गन वाले आदमी का जो मुकाबला है वो नहीं होता। उनका मुकाबला बड़े जिन्नों के साथ ने। नवाज शरीफ के ऊपर एक पिटीशन गई, उसके ऊपर कुछ नहीं उनको मिला, जजेस को निकाल नहीं सके, सारी की सारी जेआईटी और एजेंसियां मिलकर कुछ नहीं निकाल सकी। तो मैं कहती हूँ मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब, मतलब जो कि एक मौकरी है, मतलब देखे ना सेंसिबल लोग आपकी तरह के, हमारी तरह के, ये बहुत सारे और सेन लोग इस चीज को जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये क्या चीज है। उस चीज को करने वाला वो जजेस, वो 5 का टोला और उसके ऊपर बैठा हुआ साकिब निसार, वो पाकिस्तान में अगर कानून की पकड़ में आए तो मैं समझती हूँ कि शायद जुडिशियल स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए चलना शुरू हो जाए। आई थिंक प्लेटो था जिसने ये कहा था कि जस्टिस एक्चुअली मीन्स माइंडिंग योर ओन बिजनेस व्हेन डूइंग जस्टिस एंड नॉट मेडलिंग विद द अदर मेंस कंसर्न्स, कि लोग क्या कहेंगे। और हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारे यहाँ नज़रिया ज़रूरत आ जाता है हर चीज़ के ऊपर कि ज़रूरत इस बात की है, उस बात की है। प्लेटो आपको कह चुका है कि माइंड योर ओन बिजनेस व्हेन डूइंग जस्टिस, फॉरगेट अबाउट इन व्हाट पीपल आर सेइंग। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग उसने एग्जांपल दी थी। और आई थिंक जूइश हिस्ट्री का एक राइटर है, उसने कहीं ये कहा था देयर मे बी टाइम्स, और ये स्पेशली मुझे उसकी कोटेशन है वो याद आई कि लास्ट वीक जो हमने प्रोग्राम किया था ब्लास्फेमी के ऊपर, तो मुझे बहुत सारी जगहों से कमेंट्स आए प्राइवेट कि इस टॉपिक पे बात ना करें, ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, आप मुश्किल में आ जाएंगे, आपके बच्चे मुश्किल में आ जाएंगे। तो वो एली विजेल ने कहा था कि देयर मे बी टाइम्स व्हेन वी आर पावरलेस टू प्रिवेंट injustice, but there must never be a time when we fail to protest. We will keep protesting, चाहे जैसी भी circumstances हों। अगर हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकेंगे, बात भी नहीं कर सकेंगे, तो फिर शर्म है हमारे बड़े होने पे, यही कह सकते हैं हम। और आई थिंक महात्मा गांधी, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सल हूँ, मेरे लिए तो महात्मा गांधी भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने जिन्ना साहब हैं। महात्मा गांधी ने कहा था इनजस्टिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। आप देखिए दुनिया में कहीं भी इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट चली है वो स्टार्ट होती है इनजस्टिस से। अगर आपने लोगों को अपने से दूर करना है, उन बांग्लादेश की एग्जांपल हमारे सामने है, उनके साथ हमने इनजस्टिस किया,
वो इंडिपेंडेंट हो गए, भाग गए हमसे। तो इनजस्टिस इज द फाउंडेशन वैसे। और अगर मैं ये कहूं कि बेसिकली इंडिपेंडेंस के लिए इनजस्टिस जरूरी है, इनजस्टिस होना जरूरी है। अगर आपको आजादी चाहिए तो उससे पहले इनजस्टिस जरूरी है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। तो एनीवे, अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक चूज किया है वो हमारा कंटेम्पररी टॉपिक है अमेरिकन लाइफ से, पाकिस्तानी अमेरिकन की लाइफ से। ये है टॉपिक द चॉइस बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस। ये अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, नवंबर में इलेक्शंस होंगे, और पाकिस्तानियों को, हम यहाँ पे बैठे वो पाकिस्तानी काम नहीं करेंगे कि हम आपको बताते हैं आपने किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। हम एनालाइज करके आपको दोनों की पॉलिसीज को कंपेयर करके बताएंगे। उसको आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज देख लें, उसके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पॉलिसीज ऑन इमिग्रेशन के ऊपर जो उसकी पॉलिसी है वो बड़ी, जैसे हम पहले बात करते हैं, सिलेक्टिव है। उसने तो सीधा सीधा कह दिया था जी कि मुसलमान मुल्कों से इमिग्रेंट्स नंबर है उसको कम करें। उसने 7 कंट्री से तो बिल्कुल ही बैन कर दिया। उसमें फॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन पाकिस्तान से भी उन्होंने कहा जी कि एक्स्ट्रा चेक एंड बैलेंस लगाएं और हर बंदा जो वो यहाँ पे ना आ जाए। तो जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स उस दौर में थे वो बहुत कम हो गए थे, और अब तो उन्होंने वो नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं उनको, वो इमिग्रेंट्स कहने को तो वो ये कह रहे हैं कि जो इलीगल हैं उनको हम बंद करेंगे, लेकिन बाय लॉ वो मुझसे अभी उसके हिसाब से मुझे ऐसे चलते चलते मेरे पूछ नहीं सकते कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ या अपना पासपोर्ट दिखाओ, या वो ये चीजें नहीं पूछ सकते बाय लॉ। तो ऐसी सिचुएशन में वो लॉ को चेंज कर देंगे कि नहीं जी वो पूछ सकते हैं, चलते चलते मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, वो पूछेंगे आप निकालो भी अपना कामा निकालो और अपनी ग्रीन कार्ड निकालो। ये चीजें पहले नहीं थी, ये चीजें अब उसने वो ऐड कर सकता है। इससे ऐसे पाकिस्तानी की जिनकी अभी फैमिलीज में कुछ डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, वो उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो सकती है। वो उसको वो टोटली बैन कर देंगे। आपकी वाइफ अगर आप पे यहाँ के चेंज ऑफ स्टेटस करना चाह रहे हैं तो कहेंगे नहीं, इसको बंद करो, निकालो यहाँ से। जो दूसरी थी इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो उसका मेजर स्टेप लिया था वो था टैक्स कट में। टैक्स कट में क्या हुआ कि टैक्स कट की जो उसकी पॉलिसी थी उसका मेन जो बेनिफिशियरी थे वो थे वेल टू डू पीपल, क्योंकि उसने उसकी जो रिक्वायरमेंट्स रखी थी उसमें आप और मैं इनसिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मिलियनियर्स हैं, उनके ऊपर काफी फर्क पड़ा। और उनके माइंड में ये है कि ये ट्रिकल डाउन पॉलिसी होती है, अगर हम अमीर लोगों को टैक्स ब्रेक देंगे तो वो अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉयज तक पहुंचेगा। नहीं, वो हुआ नहीं है, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, और आई डोंट थिंक अभी फ्यूचर में भी होने जा रहा है। तो ये है वो। जो तीसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी पॉलिसी का वो है उसकी रेटरिक। उसका जो मुंह बंद नहीं होता ना, हमारे खान साहब की तरह उसका भी मुंह बंद नहीं होता। उसकी से इतना नुकसान होता है सोशल लाइफ के ऊपर, चलते चलते लोग आपको मजाक करना शुरू हो जाएंगे, बात उसके से लेके वो अपने कौड़ा आपके ऊपर निकालेंगे। द डिसेंसी ऑफ द अमेरिकन पीपल, कि वो आपको उन लफ्जों में आपके साथ बात नहीं करते जिन लफ्जों में ट्रंप आपके साथ बात करता है, या जिन लफ्जों में खान साहब अपने अपोनेंट के साथ बात करते हैं, उन लफ्जों में वो आपके साथ बात नहीं करते। लेकिन अगर वो एग्जाम्पल लेना चाहें तो कहेंगे लो जी, वो जैसे हमारे खान साहब ने कहते हैं मेरे लोगों को शऊर आ गया, वो जितनी बदतमीजी कर लें उसको वो ये कहते हैं जी इनको शऊर आ गया, हालांकि वो बदतमीजी आई है उनको। और उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट फॉरेन पॉलिसी में उसने एक कि पाकिस्तान को वेपन्स बंद करें जी, दे आर सपोर्टिंग टेररिस्ट ब्ला 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 करके, उस दौरान पाकिस्तान को काफी सारी एक्सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी की बंद कर दी थी। अब आपको कुछ बताता हूँ कमला हैरिस की पॉलिसीज हैं, उसमें उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें डाका का एक बहुत बड़ा फीचर है उस इमिग्रेशन पॉलिसी में, जिसमें अनडॉक्यूमेंटेड आपके जो रिलेटिव्स हैं अगर वो यहाँ पे 10-20 साल से रह रहे हैं और अभी तक अनडॉक्यूमेंटेड हैं, तो उनको एक पाथ टू ग्रीन कार्ड एंड देन पाथ टू सिटीजनशिप अवेलेबल होगा। और ये जनरली भी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ी इंक्लूसिव है, सब आने चाहिए, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, येलो जितने भी हैं सब लोगों को थोड़ा थोड़ा वो यहाँ पे आने की इजाजत देनी चाहिए। तो उससे पाकिस्तानी फैमिली रियूनिफिकेशन होती है, उसमें आसानी हुई थी इस किस्म की पॉलिसीज में। ट्रंप तो इस हद तक जा रहा है, वो तो कह रहा है कि अगर आपने यहाँ के बच्चा पैदा कर लिया, पहले होता था ना कि आए जी आखिरी 9 महीने में आए, यहाँ पे बच्चा पैदा किया और वो सिटीजन हो गया, ठीक है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन वो कह रहा है कि जी इसको बंद करो, वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। इकोनॉमिक सेंस उसकी बात की भी बनती है कि जी अगर आप कितने लोगों को यहाँ इलीगल और अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद अदरवाइज आपका वही हाल हो जाएगा जो इस यूरोप का है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सत्यानाश हो जाएगा। तो देयर इज एन आर्गुमेंट on Trump's behalf also। लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी बाइडेन की ड्यूरिंग कोविड, अगर वो ना होती, क्योंकि इन्होंने हजारों डॉलर लोगों को फ्री में घर बैठे दिए उस दौरान कि जी आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास खाने के पैसे नहीं होंगे, आपके पास किराए के पैसे नहीं होंगे। आपको पता है कि उस दौरान कोविड के दौरान इन्होंने एविक्शन
कि कोई भी लैंडलॉर्ड अपने घर से किसी टेनेंट को नहीं निकाल सकता था बाय लॉ। तो वो 2-2.5 साल कोई भी आपको किराया मिले या ना मिले, आपने इस बंदे को घर से नहीं निकालना। वो जो रिपब्लिकन्स हैं, जो ट्रंप के फॉलोअर्स हैं, वो इनसे बड़े चढ़ते थे। उसमें ठीक है, लैंडलॉर्ड को नुकसान होता था कि नहीं पैसे आ रहे हैं तो वो क्या करे, लेकिन उन्होंने लैंडलॉर्ड को भी कंपनसेट किया। सो मैं के रेस्टोरेंट्स जो ओपन थे और जिनके ऊपर रेस्टोरेंट्स का काम नहीं चल रहा था, उन्होंने रेस्टोरेंट को लाखों डॉलर जो उस वक्त फ्री में दिए कि आप लोगों को तनख्वाह देते रहें, आप किसी तरह के काम चलाते रहें घर बैठे, चाहे वो बिजनेस है या नहीं है। तो ये वो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जो डेमोक्रेट्स की, जो बाइडेन ने फॉलो की, उससे लोगों की उतनी कमर नहीं टूटी जितनी अगर पैसे ना होते तो टूट सकती थी। और फाइनली जो बात हो रही है रेटरिक की, कि जैसे ट्रंप साहब सुबह शाम गालियां निकालते हैं इमिग्रेंट्स को, ये वो चीज यहां पे नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम कंपेयर करें कि आप स्कोर कितना देंगे, तो अगर मैं स्कोर करूं तो ट्रंप को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 10 और कामला हैरिस को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्कोर ऑन वेरियस पॉलिसीज फॉर पाकिस्तानीज लिविंग इन अमेरिका। उसके बाद अब मर्जी आपकी अपनी है, जिसको मर्जी वोट करें, लेकिन मेरा काम था कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके हर एस्पेक्ट के ऊपर आपको प्रोवाइड करना। और कल को आपने भी वोट डालने हैं तो ये सारी की सारी इस तरह से डिटेल आपको भी एनालिसिस करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं इसके ऊपर अपनी राय भी दे देती हूँ। आपने जबरदस्त वैसे एक वो फैक्चुअल पर्सपेक्टिव के सामने रखा है। 2-3 बातों के ऊपर मेरे जो कंसर्न हैं, मैं समझती हूँ कि वो भी हाईलाइट हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक चीज जो कि पिछले 4 सालों में जो अमेरिका में देखी गई है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ सर्वेज हैं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि मैक्सिको का बॉर्डर सॉफ्ट करने की वजह से तकरीबन 20 लाख लोग जो हैं उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, और वो पूरी दुनिया से ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह के जरिए से मैक्सिको तक पहुंचे, और मैक्सिकन इंक्लूडिंग द मैक्सिकन्स, और वो बगैर कागज के, बगैर किसी वीजे के ऊपर से छलांग मार के आ गए। तो ये वाली पॉलिसी जो है, इसके ऊपर मुझे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना सॉफ्ट बॉर्डर कर दिया जाए। अब हमारे जैसे लोग, आपकी तरह के लोग जिन्होंने वीजा लिया, जिन्होंने वीजे के लिए बड़ा वेट किया, और वो लोग अमेरिका हम आए, एक प्रोसेस के जरिए से हम अमेरिकन इमिग्रेशन में शामिल हुए, तो उनके ऊपर इस तरह लोग आके छलांग मार के आ जाएं जिनकी स्क्रूटनी किसी किस्म की नहीं हुई। तो इस हद तक भी बॉर्डर को सॉफ्ट नहीं करना चाहिए कि लोग जो है वो इस तरीके से। मैं ये जरूर समझती हूँ कि अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ दुनिया के हर कॉर्नर से लोग आके आबाद हुए और उन्होंने अमेरिका की तरक्की में हिस्सा लिया। हम भी इसी होप और इसी उम्मीद के तहत अमेरिका में आए, तो यकीनन बहुत बेहतरी एक अमेरिकन जिंदगी में, हमारी जिंदगियों में भी आ रही है और आएगी फ्यूचर में भी इंशाल्लाह। मेरे कहने का मतलब यह है कि बॉर्डर मैनेजमेंट होनी चाहिए। बॉर्डर मैनेजमेंट जो है, इमिग्रेशन पॉलिसी के सॉफ्ट या हार्ड करने की बजाय उसके साथ एसोसिएट ही नहीं करना चाहिए। इमिग्रेशन जो है वो इमिग्रेशन, एक लीगल इमिग्रेशन जरूर रहे, और लीगल इमिग्रेशन को बहुत ज्यादा सख्त करना भी नुकसानदेह है, लेकिन इस तरीके से लूज कर देना, वो भी मैं समझती हूँ कि अमेरिकन माशरे के हवाले से, अमेरिकन सोसाइटी और कल्चर और अमेरिका के अंदर हर चीज जो है उसमें बेहतरी लाने के हवाले से वो रोल प्ले नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। आप देखिए, न्यू जर्सी के अंदर पिछले दिनों एक खातून से मिली, और वो कैलिफोर्निया में रह के आई थी, और वो वहां पे कह रही थी कि किस तरीके से ये जो नीचे साउथ अमेरिकन कंट्री से लोग आए हुए हैं, पूरा कैलिफोर्निया भरा हुआ है, तो वो अंडर द टेबल काम करते हैं, जाहिर है जिंदगी तो चलानी है उन्होंने, और वो कोई टैक्स नेट में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि उनके हिस्से का टैक्स भी लीगल अमेरिकन पे करते हैं। तो ये एक पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत है। अगरचे मैं इमिग्रेशन पॉलिसी के हक में हूं और मैं कहती हूँ उसे बहुत सख्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम जो साउथ की तरफ अमेरिकन बॉर्डर है उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली टैक्स नेट के अंदर लोग अगर नहीं हैं, तो मुझे नहीं पता कि कानूनी पेचीदगियां क्या क्या हैं, लेकिन कम से कम उसका बर्डन जो अमेरिकन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी फैसला तो लोगों ने खुद करना है। डॉक्टर साहब, मैं तो अभी वोट देने के एलिजिबल नहीं हूँ, मैं तो आइंदा चंद सालों के बाद होंगी, मैं अमेरिकन रेजिडेंट जरूर हूँ, लेकिन ये कि बात समझती हूँ कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग जो हैं उनके अपने रिजर्वेशंस, कंसर्न्स हैं। बहुत सारे लोग फैमिली इमिग्रेशन में डिले होने की वजह से बड़े नाला रहते हैं। You're absolutely right। ये थोड़ी सी इसमें रैशनैलिटी बड़ी ज़रूरी है इमिग्रेशन पॉलिसी में, और ये सदर्न बॉर्डर के ऊपर जो वॉल का हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, ये कोई नया नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ पे बॉर्डर वॉल्स नहीं है। कोई चाइना वॉल की तरह वो वॉल नहीं बना रहे, ये वही जो लोहे की जो वॉल होती है, जैसे बाकी जगहों पे, बाकी दुनिया में, बाकी मुल्कों में भी है, यहाँ पे भी उसी किस्म की वॉल की बात की जा रही है। आई एग्री विद यू 100%। रिसोर्सेज की एक लिमिट होती है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो के लिए लोग अमेरिका में आते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका वो सत्यानाश हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली कल किसी ने एक बड़ी अजीब बात कही, एक वजन है उसकी बात में भी, जड़ा ना ये तो हम बात करें ना वो खाली मैक्सिकन की, वो कहते जी मुसलमान जिथे वड़ जाना उत्थे भी जाके जड़ा पाकिस्तान वाले हाल कर छड़ना। इट्स वेरी वेरी सैड
कमेंट जिस किसी ने भी किया कि यूरोप में आप देखिए, आप फ्रांस में, जर्मनी में चीज़ें हो रही हैं और उसमें बार बार मुसलमानों का कोई जगह पे, गलत जगह पे भी आता है। यूके में भी बहुत मिसयूज़ भी होता है, फेक न्यूज़ से भी चीज़ें चलती हैं। हमारी कोई रेपुटेशन कोई इतनी सॉलिड नहीं है। डॉक्टर फरजाना, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपके साथ मगज़मारी का सब लोगों को फ़ायदा होता है। अगले वीकेंड पे एक दफ़ा फिर मिलेंगे इसी जगह पे और इसी प्रोग्राम में। अंटिल देन, बाय बाय।